हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुभाष सर क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान फिजिक्स के बारे में, जिसका पहला चैप्टर प्रकाश से संबंधित है। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, हम लोग बात सीधा सीधा करेंगे कि किस तरह से बोर्ड की परीक्षाओं में हमें लिखना है ताकि हमारे नंबर बहुत अच्छे आ सकें। तो हम लोगों ने वही टॉपिक्स उठाया है। प्रकाश के बारे में जब भी लिखने के लिए आए तो आप इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखिए। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का एक रूप है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक ऊर्जा का एक स्वरूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। बिल्कुल इसी से आप भाई दिन भर एक दूसरे को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। किसकी हेल्प से? लाइट की हेल्प से, प्रकाश की सहायता से। तो हम वस्तुओं को देख सकते हैं तो प्रकाश की सहायता से, इसलिए हम कहते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है। दूसरा, प्रकाश एक तरंग है। चूंकि ऊर्जा है तो ये किस फॉर्म में चलता है? तरंग के रूप में चलता है। तो आखिर ये तरंग है तो ये किस रूप का तरंग है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है छात्रों। प्रकाश एक तरंग है जिसका नाम विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये आप ध्यान रखिएगा, प्रकाश के तरंग का नाम क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब थोड़ा सा मैं विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बात करता हूं। जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो मुख्य रूप से हम लोग बात करते हैं प्रकाश के दृश्य भाग के बारे में। प्रकाश का सीधा सीधा हमारा सेंस दृश्य भाग से होता है, जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं। तो ये जब सूर्य से आने वाला प्रकाश है, सिर्फ एक प्रकाश लेकर नहीं आता, अपने साथ कई प्रकार के तरंगे भी लेकर आता है, जो मैं इस स्पेक्ट्रम में दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे प्रकाश है, दृश्य भाग है, ठीक है, विबग्योर, क्योंकि प्रकाश के श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का संग्रह होता है। ये वायलेट है, बैंगनी। तो इधर की तरफ आपका पराबैंगनी भाग पड़ेगा, अल्ट्रा वायलेट। इसकी तरफ 2 और तरंगे पड़ेंगी। इधर आपका गामा भाग पड़ेगा, गामा किरण। इधर आपका एक्स किरण पड़ेगा। अब आप ये देखिएगा कि गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी भाग, तब दृश्य भाग, उसके पश्चात आपका अवरक्त भाग, इंफ्रारेड, IR। फिर उसके बाद आपका पड़ेगा रेडियो वेव्स, लास्ट में रेडियो वेव्स। और इस तरफ पड़ेगा आपका माइक्रोवेव्स, यानी कि सूक्ष्म तरंगे। तो आप देखिए कि जब सूर्य से आने वाली, धरती पे आने वाली प्रकाश है, वो सिर्फ प्रकाश लेकर नहीं आता, वो बहुत भांति भांति प्रकार के तरंगों को भी साथ लेकर चला आता है अपने। लेकिन हम लोग अध्ययन सिर्फ जो प्रकाश की करते हैं वो सिर्फ इस भाग की करते हैं। तो छात्रों ये ध्यान रखिएगा कि प्रकाश जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसका पूरा ये स्पेक्ट्रम है, जिसमें आपका गामा किरण, एक्स किरण, अवरक्त भाग, दृश्य भाग, पराबैंगनी भाग, दृश्य भाग, अवरक्त भाग, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे होती हैं। और ये वाला भाग हम लोग पढ़ते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग देख पाते हैं, इसी की सहायता से हम लोग देखते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अब जैसा कि मैं चर्चा कर चुका हूं कि प्रकाश एक तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग। अभी विद्युत चुंबकीय तरंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब यह है कि अगर माध्यम है तो भी प्रकाश चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। इस वजह से इसको विद्युत चुंबकीय तरंग की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है छात्रों। और इस प्रकाश तरंग की चाल, जो कि दुनिया में सबसे अत्यंत बड़ी चाल मानी जाती है, वह है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यह दुनिया की सबसे अधिकतम चाल है। इससे अधिक चाल किसी अन्य स्रोत की अभी तक नहीं मानी गई है। तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसको दिखाने का तरीका, चाल को है स्टूडेंट सी से दिखाइएगा, क्योंकि आगे आने वाली क्लासों में वी से नहीं दिखाएंगे, इसको सी से दिखाएंगे। अब बात करते हैं इस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सीमा की। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सूर्य से आने वाले प्रकाश में गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी भाग, दृश्य भाग, अवरक्त भाग, उसके बाद सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव्स और रेडियो तरंगों का समावेश होता है, जिसमें हम अध्ययन इसी कर। तो इसका रेंज तो यहीं से यहीं तक रहेगा ना खाली, ठीक है, क्योंकि हम प्रकाश पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसकी लिमिट स्टूडेंट होती है 4000 एंगस्ट्रॉम, और इसका लिमिट होता है लगभग आपका 8000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये मैंने इसलिए दिखाया ताकि पता चल जाए कि हम इसकी लिमिट की बात करें। 4000 से लेके 8000 तक ही इसकी सीमा होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो तरंगदैर्घ्य सीमा कितनी हो सकती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से लगभग है वैल्यू 8000 एंगस्ट्रॉम तक, ये याद रखिएगा। और इसमें ध्यान दीजिएगा कि कभी कंफ्यूजन होती है कि एंगस्ट्रॉम चीज़ क्या है। तो 1 एंगस्ट्रॉम का मान 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा पॉइंट है आपका पथ कैसा होता है, पाथ कैसा होता है। तो जब भी हमारा प्रकाश
ट्रैवल करता है तो वह एक सरल रेखीय पथ पे ही करता है। ये तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है। तो इन गुणों की व्याख्या अगर आप लोग याद कर लेते हैं स्टूडेंट, तो बोर्ड की परीक्षा में कोई भी प्रश्न आता है तो यहीं से जनरेट होगा। प्रकाश के बारे में इन्हीं तथ्यों को लिखने पर आपको पूर्ण नंबर आपको परीक्षा में प्राप्त होंगे। अतः छात्रों, अब हम लोग बात करते हैं इसी पार्ट के टॉपिक 2 में, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन समझने के लिए आप लोग अपने घर में जब भी आप शीशे के सामने खड़े होते हैं और आपका अपना स्वयं का प्रतिबिंब आपको अपनी आंख से दिखाई देता है, तो वह पूरी की पूरी घटना प्रकाश का परावर्तन पर होती है। उसमें होता क्या है कि प्रकाश आपके शरीर से टकरा के शीशे पे, शीशे से टकरा के आपकी आंख पर, तो वह एक पूरी घटना प्रकाश के परावर्तन को व्याख्या करती है। अब बोर्ड की परीक्षा में इसको लिखना कैसे, तो ये देखा जाए। जैसा कि इसमें देखिए आप, ये एक पॉलिशदार चिकनी सतह है। प्रकाश की एक किरण इस तरीके से तिरछा आ रही है, ठीक है, और टकराने के पश्चात इसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। ये ध्यान देने वाली बात होती है परावर्तन में कि माध्यम चेंज नहीं होता, जिस माध्यम में प्रकाश की किरण आ रही है उसी माध्यम में प्रकाश की किरण रिटर्न हो जा रही है। देखिए, ये आते हुए चिन्ह है और ये जाते हुए चिन्ह है। आने वाली किरण जो आ रही है उसे आपतित किरण, इंसिडेंट रे, और टकरा कर वापस जाने वाले किरण को परावर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। और इन दोनों किरणों को सेपरेट करने के लिए बीच में एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे हम अभिलंब कहते हैं। ठीक है, ये अभिलंब 90 डिग्री पर सतह पर स्थिर होगा। ठीक है, तो ये सतह पॉलिशदार चिकनी होनी चाहिए ताकि रिफ्लेक्शन पूरा हो। आने वाली किरण आपतित, जाने वाली परावर्तित, और बीचों बीच आपका अभिलंब है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन जो टॉपिक परीक्षा में आएगा तो आपको यही लिखना है जो मैंने यहाँ पे लिखकर आपको दिया। इसके अलावा आप कुछ मत लिखेगा, पूर्ण नंबर आप पाएंगे, ये मेरी आपकी गारंटी है। जब प्रकाश किसी चिकनी पॉलिशदार सतह पर गिरती है, आपतित होती है स्टूडेंट्स, तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में याद रखने की बात यह है कि जिस चाल से ये पड़ रही है ठीक उसी चाल से वापस भी जाएगी। चाल में इसके कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो ये फिगर के साथ में डेफिनेशन लिखेंगे तो आपका ये टॉपिक खत्म होता है, प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम पर, टॉपिक 3। सो स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के टॉपिक 3, प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली 2 होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। ठीक है, ये फिगर मैंने अभी बताया था, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये अभिलंब, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। और ये अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनता है इसे आपतन कोण कहते हैं। ओके, और इसे परावर्तन कोण कहते हैं। ये तो एक बेसिक जानकारी होगी। अब ये नियम क्या है, ये इसके 2 नियम हैं क्या? ठीक है स्टूडेंट, तो यही जो मैं बताने जा रहा हूँ परीक्षा में एज इट इज आपको ऐसे लिखना है। प्रथम नियम ये कहता है कि आपतित किरण यानी कि ये वाली किरण, ठीक है, परावर्तित किरण यानी कि वापस जाने वाली किरण, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, तथा ये बीच का अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये लिखना है आपको, तीनों एक ही तल में होते हैं। तेल का मतलब प्लेन, एक ही सतह में, जिस सतह में आप इसको ड्रॉ करेंगे उसी सतह में इसको ड्रॉ करना है और उसी सतह में इसको ड्रॉ करना है। तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपतन कोण, ये जो आने वाली किरण के साथ जो अभिलंब कोण बनाता है, ये वाला कोण आई, ये आर के बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। अर्थात अगर ये 30 डिग्री पे अभिलंब से आएगा तो वापस भी 30 डिग्री पे ही जाएगा। तो ये लिखा है मैंने, आई कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस तरीके से ये चित्र प्रथम नियम, द्वितीय नियम बोर्ड की परीक्षा में आप लिखेंगे तो आप पूर्ण नंबर प्राप्त करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से लिखिएगा स्टूडेंट। चलिए टॉपिक 3 के बाद हम 4 शुरू करते हैं। टॉपिक 4 हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी कि इमेज क्या होता है। तो वस्तुतः ये तो नहीं आता परीक्षा में कि प्रतिबिंब क्या होता है, ये बोर्ड में आता है कि प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं छात्रों। ठीक है, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब ये पहला प्रकार है, इसको इंग्लिश में रियल इमेज कहते हैं। ठीक है छात्रों, इसे इंग्लिश में रियल इमेज कहते हैं। रियल इमेज का मतलब होता है कि जब प्रतिबिंब किरणें अगर वस्तु से टकराने के पश्चात रियल रूप से आपके आंख पर फोकस हो रही हैं या लेंस पर फोकस हो रही है, लेंस के द्वारा कटने में निश्चित रूप से फोकस हो रही है पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो वो वास्तविक होता है। ठीक है, जैसा लिखा है, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से वस्तु है जिसको मैंने ऑब्जेक्ट रूप में लिया है, उससे लाइट चला, अब परावर्तन हुआ, उसके बाद वो रियल में किसी न किसी बिंदु पर मिल रही हैं, तो इस प्रकार जो निर्मित प्रतिबिंब होगा उसे ही हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे आप इसको ये समझ सकते हैं कि एक मैंने उत्तल लेंस की कल्पना की है और ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। ये यहाँ पे एक आपका वस्तु पड़ा, वही बिंदु वस्तु नहीं है, वस्तु है ए बी। ठीक है, यहाँ से एक किरण समांतर गई मुख्य अक्ष के और यहाँ से आपका अपवर्तन हो रहा है, परावर्तन नहीं है, ये
कटने के पश्चात ये सीधा सीधा फोकस से गया। दूसरी किरण आपकी वक्रता केंद्र से गई, ठीक है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सीधा निकल गई। तो ये दोनों किरणें आप देख रहे हैं कि वास्तव में ये किरणें यहाँ कट रही हैं और अपना प्रतिबिंब तैयार कर रही है, ठीक है। तो वास्तव में किरणों का कटना ही, वास्तव में इस प्रकार इन दोनों किरणों का कटना ही वास्तविक प्रतिबिंब के निर्माण का कारण होता है। तो इस तरह से ये परिभाषा आप लिखेंगे बोर्ड में, ठीक है। चित्र देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने ये आपको समझाने के लिए लिया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा प्रतिबिंब है हमारा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। इसमें होता क्या है कि जैसे ये लिखा है, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है ना, यहाँ वास्तव में नहीं मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, आपको लगेगी। यहाँ एक्चुअल में मिलती है, यहाँ एक्चुअल में मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है छात्रों। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिलती, देखिए, ठीक है, बल्कि मिलती हुई, ये शब्द देखिए, प्रतीत, अपीयर्स टू मीट, अपीयर्स टू मीट लगती है, उस प्रकार जो प्रतिबिंब निर्माण होगा उसे आप आभासी कहेंगे। तो वास्तविक में वास्तव में मिलती है, ध्यान दीजिएगा, और इसमें नहीं मिलती है बल्कि प्रतीत होती है, ठीक है छात्रों। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा एक आपका यूनिट खत्म कर दिया है। इसको जरूर अपने फेयर नोटबुक में लिखिए, याद कीजिए, बोर्ड की परीक्षा बिल्कुल ऐसे लिखिएगा, आपको पूर्ण नंबर प्राप्त होंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी प्रकाश से संबंधित होगा।